नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हाजिर हूँ मैं रूफटॉप प्रिंस के 11th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लेकर के। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे है तो आई सजेस्ट यू कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट को देख लें। और थैंक यू वेरी मच कि आपने इससे पहले के वीडियोस पे टाइम के अनुसार 20 लाइक्स का एम पूरा कर दिया। और इस वीडियो पे हम रख रहे हैं 40 लाइक्स का एम, सो आई होप कि आप इसे भी पूरा कर देंगे। और अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा, जिसका नाम है अंशी एक्सप्लेनर। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेयंग वो मैसेज पढ़ लेता है और फिर वो बका के पास जाता है और उसकी साइकिल के सामने आ जाता है। और फिर वो उसे बोलता है कि तुमने आज जो भी किया वो सब ठीक है, लेकिन आगे से मजाक नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने मुझे परेशान करने के लिए ये फ़ोन मिट्टी में दबाया था, लेकिन आगे से ये हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो इतना ज़्यादा फ़नी वे से बात कर रहा था, कैजुअली बात कर रहा था, जिससे बका को लगता है कि शायद उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा है। हम बका और तेयंग पहले बका के घर पर जाते हैं, यानी कि बका के स्टेप मदर के पास जाते हैं, जहाँ से सेना आ रहे होते हैं। और बस कुछ ऐसा होता है कि बका और तेयंग जा रहे होते हैं और सेना वहाँ से आ रही होती है। अब बका की मम्मी उसे एक फ़ोन दिखाती है और बोलती है कि ये फ़ोन ठीक हो जाएगा क्या? अगर ठीक हो जाता हो तो देखो ना, फ़ोन मैं रख लूँगी, वैसे भी मेरा फ़ोन बहुत हो गया है और कुछ चेंज हो जाएगा। और फिर जब बका उस फ़ोन में तेयंग और उसकी ग्रैंड माँ की फोटो देखती है तो उसे लगता है कि ये फ़ोन तेयंग का है। वहीं दूसरी ओर दाची-सा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। वो उसने कुछ अड़ंग मड़ंग खा लिया था, जिस वजह से उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था। और ये जब सेना देखती है तो उन्हें बोलती है चलो जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हम वो उन्हें हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि दाची-सान ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था और बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया था, जिस वजह से उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जब तेयंग और बका घर पर आते हैं तो सोंगमान बो उन्हें बताता है कि एक्चुअली दाची-सा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उससे ऑपरेशन होगा। जिस बात से वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दाची-सा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, जिस वजह से वो सभी सेना को थैंक यू बोलते हैं और बका से थोड़ा सा नाराज़ होते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं थी। वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे सेना को, जिस पर सेना बका की तरफ देखते हुए स्माइल देती है, लाइक एविल स्माइल, जिस वजह से बका को और भी ज़्यादा हर्ट होता है। अब तेयंग और सेना बातें कर रहे थे और तेयंग सेना को बोलता है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद दाची-सा की आज जान के ऊपर बात बन जाती। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो तुमने मेरे लिए किया है वो आज तक मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया और शायद कोई कर भी नहीं सकता। तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हो कि बस पूछो ही मत। और ये सब बका सुन लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और ये सब तेयंग भी देख लेता है कि बका ने उसे सुन लिया था। अब दाची-सा का तो ऑपरेशन हो गया था, जिस वजह से वो खाना नहीं खा सकता था। इस वजह से बका भी खाना नहीं खाती और बस उन तीनों के लिए टिफ़िन लेकर के आती है। और जब उन्हें पता चलता है कि बका खाना नहीं खा रही है तो सबसे पहले वूयोंग सोल गिव अप करता है और बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। और फिर बाद में तेयंग भी गिव अप कर देता है कि मुझे भी खाना नहीं खाना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जिस वजह से सोंगमान बो भी शक्ल बनाते हुए उस खाने को छोड़ देता है और मन में सोचता है कि यार इन्हें नहीं खाना है तो मेरा भी क्यों छुटवा रहे हो, कम से कम कोई तो खा लो। हम जब बका और तेयंग घर पर जाने लगते हैं तो तेयंग के बस में चढ़ जाने के बाद बका वहाँ पर आने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसे ही चली जाऊँगी और वो पैदल अपने घर पर जाने लगती है। अब तेयंग जब घर पर जाता है तो वो बका की काफ़ी वेट करता है, लेकिन बका अभी तक नहीं आई थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और बका को इधर से उधर ढूंढने लगता है। और फिर जब वो थक हार कर घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि बका तो घर पर ही है। और जब बका उसे पूछती है कि तुम इतनी रात को इधर से उधर घूम रहे थे, क्या हुआ, अब तक घर पे क्यों नहीं आए तुम? जिस बात पर तेयंग बोलता है कि वो मैं ऐसे ही बाहर घूमने चला गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। अब तेयंग बका को बोल करके उस लोटस सीड को फिश टैंक से अलग लगवा देता है, जिस पर बका बोलती है तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो, इस लोटस सीड को अलग क्यों निकलवा रहे हो? जिस पर तेयंग बोलता है कि अब ये इस फिश टैंक में नहीं रह सकती। जिस पर बका बोलती है कि क्यों, मतलब ये भी तो साथ में रह सकती है ना उन फिशेस के। जिस पर तेयंग बोलता है कि नहीं, कुछ चेंजेस होना ज़रूरी है और अब यहाँ पर कोई और आने वाला है, इस वजह से इस लोटस सीड को बाहर निकलना पड़ेगा। जिस पर बका समझ जाती है कि क्या बात चल रही है, क्योंकि ये बात तो हमें भी पता है कि लोटस सीड को बका माना जाता था और उन फिशेस को उन चारों को माना जाता था। अब तेयंग बका को बोलता है क्या ये सच है कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर बका बोलती है कि तुमने वो मैसेज पढ़ा था। और फिर तेयंग फिर से वही सवाल करता है कि क्या ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे लाइक करती हो? जिस पर बका बोलती है तुमने वो मैसेज पढ़ा था या नहीं? और फिर तेयंग बोलता है हाँ मैंने पढ़ा था, सुनो मेरी बात, तुम मुझसे प्यार करती हो, लाइक करती हो? जिस पर बका बोलती है हाँ करती हूँ। तो फिर तेयंग बोलता है कि मत करो, तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे प्यार करने की और ना ही मुझे पसंद करने की, समझी तुम?
और फिर बका रोने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि तेयंग वही फ़ोन जो बका ने उसे दिया था वो उसे कंपनी में लेकर के जाता है और उसे रिपेयर करने के लिए बोलता है, और फिर वो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी देर में इसको रिपेयर करके दे दूँगी, और वो उसे रिपेयर करवा लेता है। वो सारी फ़ोटोज़ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पर तेमू भी उसके साथ में था। अब तेयंग बका को बताता है कि मुझे यकीन है कि उस दिन तेमू भी मेरे साथ में था, और हो ना हो उस दिन तेयंग तुमसे इसीलिए नहीं मिलने आया क्योंकि वो मर चुका था, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तेमू ने ही तेयंग को मारा था। अब वो मिस्टर प्योतेक्सू से जाकर के पूछते हैं कि क्या आपको लगता है तेमू उस दिन मेरे साथ था, जिस पर मिस्टर प्योतेक्सू बोलते हैं कि हाँ मुझे यकीन है कि वो उस दिन तुम्हारे साथ था, बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए। अब मिस्टर प्योतेक्सू से बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई सबूत मिला, जिस पर तेयंग बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं मिला। और फिर मिस्टर प्योतेक्सू बोलते हैं कि क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आने लगी है, जिस पर तेयंग बोलता है नहीं अभी तो नहीं आने लगी है लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। अब तेयंग तेमू को एक बार में लेकर के जाता है और उसे बोलता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, क्या हम ऐसे भी किसी जगह पर पहले आए हुए हैं, जिसे सुन करके तेमू शौक हो जाता है और उसे बोलता है कि नहीं नहीं हम कभी कभी ऐसी जगह पर नहीं आए हैं। और फिर तेमू बोलता है नहीं शायद आए हों अमेरिका में, जिस पर तेमू बोलता है नहीं नहीं पागल हो क्या तुम, मैं कभी गया ही नहीं, मतलब गया हूँ लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं गया मैं अमेरिका में, तुम्हें कोई किसी ने तुम्हें भड़काया होगा, हाँ तुम्हें किसी ने भड़काया होगा। और फिर उसके ये सब हकलाने की देख करके और वो जैसे शौक था वो सब देख करके तेयंग को यकीन हो जाता है कि उसने ही तेयंग को मारा था। वहीं दूसरी ओर तेयंग बका को बोलता है कि तुम इतनी नाराज़ से क्यों रहने लगी हो, देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा सेना से शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मुझे अपनी वापस लाइफ में जाना है तो मुझे सेना से ही शादी करनी होगी। दरअसल सेना मेरी क्राउन प्रिंसेस है। और वो उसे सब कुछ बताता है कैसे वो वहाँ से यहाँ तक आया और क्या क्या हुआ था, जिसे सुन करके बका बोलती है कि तुम्हें ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सोंगमान वो बहुत पहले से बता चुका है। एंड ठीक है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही, तुम करो जो तुम्हें करना है, मैं कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगी। अब तेयंग सेना से मिलता है और उससे थोड़ी सी प्यार भरी बातें करता है और फाइनली वो उसे बोल देता है क्या तुम उससे शादी करोगी। और सेना तो चाहते ही ये थी कि तेयंग उसे पूछ लेगी क्या वो उससे शादी करेगी। अब सेना बिना हिचकिचाए सीधा उसे बोल देती है कि शादी मैं तो ज़रूर करूँगी, अरे मैं तो हनीमून में करूँगी, शादी कर लेते हैं जल्दी से। और फिर तेयंग ये बात ग्रैंड माँ को बताता है और सभी खुश हो जाते हैं ये बात सुन करके कि तेयंग और सेना की शादी होने वाली है। और तेमू के फादर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर जब तेमू के फादर तेमू को ये बात बताते हैं तो तेमू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। अब वो सेना के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम किसी और की नहीं हो सकती हो, तुम समझ भी नहीं हो तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या जो तुम ये सब करने लग रही हो। जिस पर सेना बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहो, समझे। और फिर वो दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे होते ही तभी उन दोनों को तेयंग देख लेता है। उसके जाने के बाद जब तेयंग सेना से पूछता है कि ये तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और वो तुम्हें ऐसे क्यों गुस्से से बात कर रहा था और चिल्ला कर, जिस पर सेना बोलती और वो नहीं वो तो दरअसल मैंने प्रोजेक्ट फाइल थी ना वो थोड़ी सी गलत कर दी थी तो इस वजह से थोड़े से गुस्सा थे। वहीं दूसरी ओर जब सेना अपनी मॉम को बताती है कि मैं एक लड़की के साथ डेटिंग कर रही थी और अब मैं उससे शादी करने वाली हूँ और उनको मैंने ये नहीं बताया कि आप कोई फ़िश मार्केट में काम करती हो कुछ ऐसा है, तो आप प्लीज़ मेरी शादी में मत आना, ठीक है, मैं शादी करने जा रही हूँ। अब यही सुनने के बाद उसकी मॉम को एक बार तो शौक लगता है लेकिन वो कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती है और उसे बोलती है हाँ मैं समझ गई, तुम शादी कर लो, अच्छी बात है, तुम अपना घर बसा रही हो, खुश रहना। और फिर शाम को हम देखते हैं कि बका और उसकी मॉम दोनों साथ में मिल करके ड्रिंक कर रही थी और पहले तो काफ़ी हंस के बात कर रही थी। बका भी अंदर से बहुत परेशान थी लेकिन अपनी मॉम को ना दिखाते हुए हम उसके साथ हंस के बात कर रही थी और ऐसा ही उसकी मॉम भी कर रही थी। और फिर बाद में जब वो जाने लगते हैं तो उन दोनों से रहा नहीं जाता है, उसकी मॉम उसके गले लग करके फूट करके रोने लग जाती है और फिर उन्हें रोता देख बका को भी रोना आ जाता है। अब बका जब अपने घर पर जाती है तो तेयंग से बोलता है तुमने ड्रिंक करी है, जिस पर बका बोलते हैं हाँ मैंने ड्रिंक करी है और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे कुछ भी करूँ। अब बहस में वो बोल जाती है कि तुम तीनों को मेरी ही छत पर क्यों आके गिरना था, तुम जब से आए हो मेरे लिए बेड लग के लेकर के आ गए हो, तुम्हारे आने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाई हूँ।
और फिर अगले दिन बगा को तो कुछ याद होता ही नहीं है कि कल रात को उसने क्या क्या तेयुंग को बोल दिया है। तेयुंग का नेचर थोड़ा सा कोल्ड होता है बगा की तरह, और बगा का तो नेचर पहले से ही उसके साथ कोल्ड था। और फिर वही ऑकवर्ड सिचुएशन बनी हुई थी जिस पर सोंगमान बोलता है कि मैं और बगा कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। अब सोंगमान वो जाते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है, जिस वजह से वो लॉक हो जाता है और उसको भी नहीं पता होता है कि वो लॉक हो गया और उसके जाने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब सोंगमान वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लग जाता है, तो हेल्प करने हो। और फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। वहीं दूसरी ओर तेयोंग और सेना की मीटिंग चल रही थी उसी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है बका फायर में फंस गई है तो फिर वो भागा बका को बचाने के लिए चला जाए। वो सभी के रोकने पर भी रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बका बिल्कुल बेहोश होने की हालत में हो गई थी। बका की आंखें बंद हो जाती और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और तेयोंग उससे सिर्फ बोलता जा रहा था कि बका उठो, लेकिन बका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।